हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो विविध प्रश्न से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, यहाँ से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। वो उसका 7वां पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जेईसी, प्रवक्ता परीक्षा, डीजीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही उसको तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक को। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक जो है कुछ चुनी गई वस्तुओं के थोक मूल्यों के सामूहिक औसत मूल्य पर आधारित एक सूचकांक है। ठीक है, देश में मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो है मुख्यतः थोक मूल्य सूचकांक का जो है प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष जो है, इसका आधार वर्ष 2011-12 व उसकी गणना जो है मासिक स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो आधार वर्ष पूछेगा तो आधार वर्ष आपका हो जाएगा 2011-12। ठीक है, और इसकी गणना जो है कैसे की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक की गणना किस स्तर की जाती है? तो मासिक स्तर की जाती है। सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। तो किसने की थी वैट लागू करने की सिफारिश? तो ये किया था झा कमेटी ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है 1976 में परोक्ष करारोपण जांच समिति, झा कमेटी, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। परोक्ष करारोपण जांच समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो झा थे। झा कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूर्ण वैट लागू नहीं किया जा सकता, सीमित रूप में प्रायोगिक तौर पर जो है मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर इसे लागू किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? MANVAT, मान वैट कहा गया। ठीक है, पर यह लागू नहीं हो सका था। और उसके बाद जो है 1986-87 के बजट में जो है मॉडिफाइड वैट लागू किया गया। चलैया कमेटी ने जो है 1991 में यह सुझाव दिया कि धीरे धीरे राज्य स्तर पर बिक्री कर को जो है स्टेट वैट के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न पूछा है, वैट लागू करने की सिफारिश किसकी थी? तो झा कमेटी की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यापार किस प्रकार का व्यापार है? प्रति व्यापार किस प्रकार का व्यापार है? तो ये वस्तु विनिमय व्यापार है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु विनिमय व्यापार है। प्रति व्यापार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब बदले में विक्रेता भी क्रेता से कोई वस्तु खरीदने का इच्छुक हो। वही क्या कहते हैं? प्रति व्यापार। जैसे हम व्यापारी हैं, ये व्यापारी है, तो हम इससे कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये इससे कुछ खरीदेगा, तो वही क्या कहलाता है? प्रति व्यापार। और यह किस प्रकार का व्यापार होता है? तो ये वस्तु विनिमय व्यापार, यानी आदान प्रदान करने वाला व्यापार होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006-07 में जीडीपी की वृद्धि दर थी। 6-7 का पूछ रहा है। तो 6-7 में जो वृद्धि दर थी वो 9.4% थी। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितना था? 19-20 का अगर देखा जाए आंकड़ा तो 7.6% था। ठीक है, और ये जीडीपी किसके द्वारा निकाला जाता है? तो सीएसओ द्वारा जो है ये अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर जो है दर्ज की जाती है, देखी जाती है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला भी याद रखिएगा, ये तो पुराना पूछा है। तो उस समय जो है 9.4% था और 19-20 में 7.6%। इसी को वर्तमान भी माना जाएगा, क्योंकि इस समय जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी आप लोग जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डिश टीवी का सिग्नल है। जो डिश टीवी का सिग्नल होता है वो क्या होता है? वो निजी वस्तु होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिश टीवी या 2G या 3G स्पेक्ट्रम के अंतर्गत सिग्नल का सृजन सरकार द्वारा होता है, पर यह सार्वजनिक वस्तु नहीं है, क्योंकि इसे सरकार उपभोग के लिए निजी क्षेत्र को बेचती है। इसका उपभोग वही व्यक्ति करेगा जो इसके लिए निजी कंपनी को किराया देगा।
ठीक है। डीडी नेशनल पर उपलब्ध सेवाएं जो सबके बिना मूल्य के उपलब्ध हों सार्वजनिक वस्तु कही जा सकती है, पर डिश टीवी को नहीं, क्योंकि यदि आप किराया नहीं दे रहे हैं तो आपको सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो जो डिश टीवी का सिग्नल है वो निजी वस्तु है सरकार की, जब आप किराया देंगे तो वो आपको सिग्नल देगा। अगला क्वेश्चन है, संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक हैं। संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक कौन हैं? तो जगदीश भगवती हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जगदीश भगवती के अनुसार जो है अल्प विकसित देशों में विकास की शर्तों में विकृति आती है जब अर्थव्यवस्था के विकास से जो है निर्यातित वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो और निर्यात की मांग बेलोज हो। वृद्धि स्थिर वस्तु कीमतों पर निर्यात का घरेलू उत्पादन कम करती है। तब उस समय क्या होता है, संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है और इसके प्रतिपादक जो हैं जगदीश भगवती। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थियरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक कौन है? तो न्यूमैन मोरगेस्टर्न। ठीक है, न्यूमैन मोरगेस्टर्न है इसके लेखक। ठीक है, गेम थ्योरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक निर्णयकर्ता सम्मिलित होते हैं और जिनके हित कम से कम आंशिक रूप से जो है परस्पर टकराव में हो, जैसे अल्पाधिकारी बाजार या देखा जाए या द्वैधिकारी फार्मों द्वारा अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। इसका प्रतिपादन वान न्यूमैन तथा ऑस्कर मैग्नेस्टेंसन ने किया था और इसे जो है जोखिम युक्त चयन का जो है नौ उपयोगितावाद सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वही थ्योरी में बताया गया है कि दो लोगों के जिसमें किसी का ज़्यादा हित काम करेगा, किसी के में जो है कम हित काम करेगा, लेकिन दोनों जो है वही रूल फॉलो करेंगे। तो उसमें इसी विचारधारा का जो है वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमैन मोरगेस्टर्न डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठ मुद्रा है। तो प्रतिष्ठ मुद्रा क्या है? तो प्रतिष्ठ मुद्रा जो है ये आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा है। ठीक है, आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा है प्रतिष्ठ मुद्रा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो मुद्रा जिसके पीछे कोई कोष नहीं है प्रतिष्ठ मुद्रा कहलाती है। जिसके पीछे जो है कोई कोष नहीं होता है प्रतिष्ठ मुद्रा कहलाती है। और प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश के कारण चलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा दे देता, ठीक है, तो ये मुद्रा जो है सरकार के आदेश के कारण प्रचलित होती है, लेकिन जो प्रतिष्ठ मुद्रा होती है इसके पीछे कोई कोष नहीं होता है। तो दोनों में अंतर आप लोग समझिएगा, दोनों प्रश्न को पूछा जाता है बारी बारी से। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। तो पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1966 में किया गया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो है 1966 में किया गया था, जिसने श्रम समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद जो है 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, तो शुरुआत इसका गठन जो है 1966 में हुआ था और रिपोर्ट ये इसने जो है 1969 में पेश किया था। अगला प्रश्न है, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है, किस परिवर्तन पर निर्भर है? तो हिग्स का जो स्थानापन्न प्रभाव है उस पर निर्भर करता है, हिग्स का स्थानापन्न प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आय में जो है क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को जो है नष्ट कर देता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हिग्स का स्थानापन्न प्रभाव भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पेटिनिकन। ठीक है, पेटिनिकन, इनका पूरा नाम था डॉन पेटिनिकन। डॉन पेटिनिकन ने अपनी पुस्तक, इनकी ये जो पुस्तक थी मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस, इसको जो है 1956 में लिखा था। ठीक है, और इसमें जो है पीगू प्रभाव के बजाय वास्तविक शेष प्रभाव को अधिमान दिया
और इसमें संशोधन किया था। जो पीगू एक लेखक थे, पीगू प्रभाव उन्होंने जो दिया था उसमें इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जो है इसमें संशोधन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इसमें मिलान करना है। एक तरफ उनका विश्लेषण है, उनका विकास है, उनके द्वारा दिए गए तथ्य हैं, इधर लेखक हैं, तो उसको मिलान करना है। आगत निर्गत विश्लेषण किसने दिया था? तो आगत निर्गत विश्लेषण जो दिया था डब्ल्यू लियोनतीफ ने दिया था। ठीक है, डब्ल्यू लियोनतीफ ने दिया था, तो ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और व्यापार की शर्तें ये किसने दिया था? तो व्यापार की शर्तें दिया था जीएस डोरेंस ने। ठीक है, जीएस डोरेंस ने, तो बी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्रय की शक्ति समता का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रय की शक्ति का क्षमता का सिद्धांत दिया था गुस्टाव कैसल ने, तो सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और बची तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि, तो ये दिया था अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी में आपका पहला सही हो जाएगा, यानी 2 3 4 1, तो किस में है 2 3 4 1, तो यहाँ पे सी में देख सकते हैं 2 3 4 1, तो सी वाला कूट आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रयोज्य आय को व्यक्त करता है? वास्तविक प्रयोज्य आय को व्यक्त करता है कौन सा? तो यहाँ पे डी वाला फार्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। आय माइनस प्रत्यक्ष कर बटे कीमत स्तर, ये जो है वास्तविक प्रयोज्य आय को जो है व्यक्त करता है। प्रयोज्य आय से अभिप्राय उस वास्तविक आय से है जो व्यक्तियों व परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है। प्रयोज्य आय को जानने के लिए जो है व्यक्तिक आय में से, ये जो व्यक्तिक आय है उसमें से जो है प्रत्यक्ष कर को जो है घटा दिए जाते हैं, और जब प्रयोज्य आय को कीमतों के सामान्य स्तर पर व्यक्त किया जाए तो इसे वास्तविक प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।